घर में हंगामे और मस्ती के बाद सभी नीचे नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। प्रिया जी ने सबके लिए पराठे और अचार तैयार किया था और मीरा जी ने गर्मागर्म चाय और कॉफी का इंतजाम किया। रंजित जी और प्रीतम जी अपनी अपनी चाय लेकर हॉल में अखबार पढ़ने लगे। जल्दी जल्दी खाओ बच्चों, प्रिया जी ने सभी को टोका। तुम लोगों को कैंप के लिए देर नहीं करनी चाहिए। विनीत, जो अब भी सुबह की घटना से थोड़ा चिढ़ा हुआ था, हंसते हुए बोला, तारांकन, उसने तो मेरी सुबह ही बिगाड़ दी। कम से कम अब मुझे नाश्ता तो चैन से करने दो। ओस, जो खाने की प्लेट लेकर बैठी थी, शरारती मुस्कान के साथ बोली, भैया, मैंने तो आपकी सुबह स्पेशल बना दी। आपको धन्यवाद कहना चाहिए। अक्षिता ने विनीत की ओर देखकर कहा, तारांकन, विनीत, अब इसे माफ कर दो। वैसे भी कैंप जाने के बाद इसे तुम्हारी शरारतें मिस करने का मौका नहीं मिलेगा। अक्षत ने ठहाका लगाते हुए कहा, तारांकन, और तुम्हारी भी मिस करने वाली लिस्ट लंबी है, विनीत। लेकिन चलो, जल्दी खा लो, वरना रेहान भैया हमें छोड़कर चले जाएंगे। तारांकन, रेहान ने शांत भाव से कहा, तारांकन, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, लेट हुए तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तारांकन, सभी ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और अपने अपने बैग तैयार कर लिए। थोड़ी ही देर में रेहान, विनीत, अक्षत और अक्षता कैंप के लिए निकलने के लिए तैयार थे। प्रिया जी और मीरा जी ने सभी के बैग चेक किए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से पैक हो। ओज और वान्या दरवाजे के पास खड़ी थी, उदासी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही अक्षता ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वान्या की आंखों में आंसू आ गए। तारांकन, अक्षता दी, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, तारांकन, वान्या ने रुआंसी होकर कहा। वान्या ने सुबकते हुए कहा, तारांकन, लेकिन आप नहीं होंगी तो मजा कैसे आएगा? और ओस भैया भी हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। तारांकन, ओस ने वान्या को चिढ़ाते हुए कहा, तारांकन, अरे, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। वैसे भी, मैं तुम्हें इतना तंग करूंगा कि तुम भूल जाओगी कि अक्षता दी यहाँ नहीं है। तारांकन, मीरा जी ने वान्या को सांत्वना दी, तारांकन, बेटा, सब कुछ ठीक होगा। एक महीना जल्दी बीत जाएगा। तुम इस दौरान नई चीजें सीख सकती हो और खुद को व्यस्त रख सकती हो। तारांकन, प्रीतम जी ने हंसते हुए कहा, तारांकन, और रेहान, ध्यान रखना कि कैंप में तुम सब सही समय पर खाना खाओ और ठीक से सो जाओ। वहां जाकर मत भूल जाना कि घर में तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता करती है। तारांकन, रंजित जी ने विनीत और अक्षत को हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तारांकन, और तुम दोनों, वहां जाकर अपनी शरारतें कम करना, वरना कैंप से तुम्हारी शिकायतें पहले पहुंचेंगी। तारांकन, रेहान, विनीत, अक्षत और अक्षता सभी ने विदा ली और गाड़ी में बैठ गए। वान्या दरवाजे के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में हल्की नमी साफ झलक रही थी। जैसे ही गाड़ी का इंजन चालू हुआ, वान्या ने जल्दी से अक्षता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। तारांकन, दीदी, तारांकन, वान्या ने रूंधे गले से कहा, तारांकन, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आपके बिना ये घर सूना लगेगा। तारांकन, अक्षता ने उसे गले लगाते हुए प्यार से कहा, तारांकन, अरे पगली, ऐसा क्यों सोच रही हो? ये सिर्फ एक महीना है। मैं वापस आ जाऊंगी और फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे। इस बीच तुम उसके साथ खूब धमाल करना और माँ पापा का ध्यान रखना। तारांकन, वान्या ने आंखें पोंछते हुए कहा, तारांकन, लेकिन दीदी, जब आप यहाँ होती हैं, तो हर चीज आसान लगती है। आपकी बातों और आपकी हंसी से पूरा घर जगमगाता है। तारांकन, अक्षता ने हंसते हुए उसकी नाक खींची, तारांकन, और तुम्हारी हंसी, वो क्या कम है? तुम इस घर की रौनक हो, वान्या। तुम देखना, मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम सबको हंसाने और खुश रखने में माहिर हो जाओगी। गाड़ी की खिड़की से अक्षता ने वान्या का हाथ पकड़े रखा। तारांकन, तुम रोना मत, समझी? वरना मुझे कैंप में चिंता होती रहेगी। तारांकन, वान्या ने थोड़ी हिम्मत बटोरते हुए मुस्कान दी और हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक ही आए। उसने धीमे से कहा, तारांकन, दीदी, जल्दी लौटना। तारांकन, जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकली, उसने हवा में हाथ लहराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तारांकन, अब पूरा घर मेरे कब्जे में है। तारांकन, मीरा जी, जो पास खड़ी यह सब देख रही थी, ने हंसते हुए ओस को टोक दिया, तारांकन, ओस, ज्यादा मत उड़ो।
मैं यहाँ सब संभालने के लिए हूँ। और अगर वान्या ने शिकायत कर दी तो तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। तारांकन। ओज ने थोड़ी शरारत के साथ वान्या की ओर देखा और कहा, तारांकन, अरे ये मेरी सबसे प्यारी साथी है। हम मिलकर घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगे, दीदी के बिना भी। है ना, वान्या? तारांकन। वान्या ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अब भी उदास था। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाई, तारांकन, दीदी, आपके बिना यह महीना काटना मुश्किल होगा। तारांकन। मीरा जी ने वान्या को प्यार से गले लगाया और कहा, तारांकन, अरे बेटा, समय जल्दी बीत जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई और शौक में व्यस्त रहोगी, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और देखना, जब अक्षता वापस आएगी, तो वह ढेर सारी कहानियां लेकर आएगी। तारांकन। इस तरह गाड़ी दूर निकल गई और घर में वान्या और ओज ही रह गए। सभी लोग घर में वापस चले गए और एक बार फिर से सूर्यवंशी भवन में जीवन अपने पुराने धर्रे पर लौट आया। वान्या और ओज हर सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाते और बाकी दिन सामान्य रूप से गुजरते। इस तरह एक एक दिन बीतते गए और पूरे घर में बच्चों की वापसी का इंतजार धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूरा महीना इसी दिनचर्या में निकल गया। आपका निर्देश सही है और मैं इसे फिर से लिखता हूँ ताकि वान्या और ओज थोड़े अधिक बचकाने और मासूम लगे। ये दृश्य अब और अधिक जीवंत और मस्ती भरा होगा। योजक चिन्ह। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पूरे सूर्यवंशी भवन को रोशन कर रहा था। आज का दिन खास था। एक महीने बाद सभी बच्चे कैंप से लौटने वाले थे। घर में हर तरफ हलचल और उत्साह का माहौल था। प्रिया जी और मीरा जी रसोई में स्वादिष्ट पकवान बनाने में लगी थी। हॉल में करणवीर जी, प्रीतम जी और रंजीत जी चाय की चुस्कियां लेते हुए सुबह की ठंडक का आनंद ले रहे थे। तभी ऊपर से वान्या और ओज की आवाजें सुनाई दी। दोनों बहनें कमरे से बाहर आते ही हल्की फुल्की लड़ाई कर रही थी। मैं पहले नीचे जाऊंगी, वान्या ने जल्दी से कहा और सीढ़ियों की ओर दौड़ी। नहीं, मैं पहले जाऊंगी, ओज ने चिल्लाते हुए उसकी चोटी खींच दी। दोनों बहनों की धमा चौकड़ी सुनकर करणवीर जी ने चश्मा ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है घर की दोनों शेरनियां जाग गईं। वान्या करणवीर जी को देखते ही दौड़कर उनके पास पहुंची और उनके गले लग गई। दादाजी, आज दीदी आ रही हैं। मुझे उनके साथ खेलना है, बात करनी है और उनके सारे कैंप के किस्से सुनने हैं। करणवीर जी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाए और बोले, अरे वाह, लगता है दीदी के लिए तुमने पूरा प्लान बना लिया है। अब बस उनका इंतजार खत्म होने दो। उधर ओस धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी और गुस्से में वान्या को घूरते हुए बड़बड़ा रही थी, हमेशा दादाजी के पास पहले वही क्यों जाती है? मैं भी तो उनकी फेवरेट हूँ। प्रीतम जी ने ओस को देखते ही मजाकिया लहजे में कहा, अरे ओस, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गई? क्या कोई सपना देख लिया था कि कैंप से दीदी और बाकी सब आ गए? रंजीत जी भी चाय की चुस्की लेते हुए हंस पड़े और बोले, हाँ, और देखो, ओस ने तो इतना बड़ा बलिदान दिया कि जल्दी उठकर सीढ़ियां भी संभल कर उतर रही है। ये सुनकर ओस ने गुस्से में मुंह फुला लिया और पैर पटकते हुए बोली, पापा, चाचू, आप दोनों को हमेशा हमें चिढ़ाने में मजा आता है। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसकी नाराजगी देखकर वान्या ने करणवीर जी की गोद में सिर रखकर कहा, दादाजी, आप पापा और चाचू को डांटिए, वो हमें हमेशा तंग करते रहते हैं। करणवीर जी मुस्कुराए और प्रीतम जी और रंजीत जी की ओर देखते हुए बोले, अरे, बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? देखो, दोनों कितनी मासूम हैं। प्रीतम जी ने हंसते हुए कहा, मासूम? ये दोनों? ओस तो सुबह सुबह मेरे सिर पर पानी डाल देती है और वान्या सारे बिस्कुट खाकर छुपा देती है। रंजीत जी ने भी जोड़ते हुए कहा, और यह भी कह दो कि रात में दोनों एक दूसरे को डराने के लिए बाथरूम में जानबूझकर लाइट बंद कर देती हैं। ये सुनते ही वान्या और ओस ने एक साथ कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करते। उनकी मासूम सी नाराजगी देखकर करणवीर जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब तुम दोनों की शिकायत बंद करो। वान्या और ओस, तुम दोनों सच में हमारे घर की रौनक हो। अगर तुम न होती, तो ये घर इतना चाहता नहीं। ये सुनकर वान्या और ओस मुस्कुरा उठी। फिर वान्या ने अपनी चोटी लहराते हुए कहा, देखा, दादाजी को पता है कि हम सबसे अच्छे हैं। ओस ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब हमसे कोई नहीं जीत सकता। प्रीतम जी और रंजीत जी उनकी मासूमियत पर हंसने लगे और करणवीर जी ने सबको प्यार भरी नजरों से देखा।
घर में खुशी और हंसी का माहौल फैल गया। सुबह का माहौल धीरे धीरे और भी खुशनुमा हो रहा था। हॉल में हंसी मजाक का सिलसिला जारी था। तभी प्रिया जी रसोई से बाहर आई। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने हॉल में बैठे सभी की ओर देखते हुए कहा, अरे अब तो उठना बंद करो और नाश्ता करने आओ। तुम्हारे भाई बहन कैंप से आने में अभी थोड़ी देर है। ये सुनकर वान्या तुरंत खड़ी हो गई और मासूमियत से बोली, नहीं बड़ी माँ, मैं तो दीदी के साथ ही नाश्ता करूंगी। उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओज भी वान्या की बात पर सहमति जताते हुए बोली, हाँ, और मैं तो रेहान भाई के साथ ही नाश्ता करूंगी। उनके आने तक इंतजार करना चाहिए। दोनों बहनों की यह जिद सुनकर करणवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, ये है हमारी घर की असली ड्रामा क्वीन। इनकी हर बात में इमोशन और जिद दोनों मिलेंगे। प्रीतम जी ने मजाक करते हुए कहा, ओज और वान्या, तुम्हारी दीदी और रेहान आते ही सबसे पहले तुम्हारे हिस्से का नाश्ता खा जाएंगे। फिर मत कहना कि पापा ने बताया नहीं। ये सुनकर वान्या ने नकली गुस्से से पैर पटका और बोली, पापा, आप हमेशा हमें डराते रहते हो, लेकिन मैं फिर भी दीदी के साथ ही खाऊंगी। ओज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैं भी रेहान भाई के साथ खाऊंगी। बाकी सबका खाना अलग रख देना। प्रिया जी ने उनकी जिद देखकर प्यार से सिर हिलाया और बोली, अच्छा ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहती हो। पर अभी मैं और मीरा सबके लिए उनका मनपसंद खाना तैयार करने जा रहे हैं। तुम दोनों के लिए भी कुछ खास बना देंगे। वान्या और ओज ने एक दूसरे की ओर देखते हुए खुशी से सिर हिलाया। थैंक यू, बड़ी माँ। माँ दोनों ने एक साथ कहा। इस बीच मीरा जी भी रसोई से बाहर आई और बोली, दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। बच्चों की पसंद का खाना तैयार करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी। प्रिया जी ने हंसते हुए कहा, हाँ मीरा, आज सबके मनपसंद खाने की बारी है। आखिर इतने दिनों बाद सब घर लौट रहे हैं। मीरा जी ने कुछ नौकरों को इशारा किया और बोली, चलो जल्दी जल्दी सब तैयारी करो। बच्चों को गर्म गर्म नाश्ता परोसना है। उनकी थकान भी तो दूर करनी है। रसोई में हलचल शुरू हो गई। प्रिया जी आटे को गूंथने में लगी। मीरा जी सब्जियों को काट रही थी और नौकर पकोड़ों के लिए तेल गर्म कर रहे थे। मीठे में हलवा बन रहा था और गुजिया का भी इंतजाम किया जा रहा था। पूरे रसोई में पकवानों की खुशबू फैल गई। हॉल में बैठे करणवीर जी ने ये सब देखकर कहा, लगता है आज रसोई से महकते पकवान ही हमें नाश्ते का न्योता देंगे। रंजीत जी ने चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए हंसकर कहा, हाँ भैया, और बच्चों के आते ही यह सारा खाना मिनटों में खत्म हो जाएगा। वान्या और ओज ने ये सुनकर रसोई की तरफ झांकते हुए कहा, बड़ी माँ, हमें भी कुछ काम दे दो। हम भी मदद करेंगे, वान्या ने कहा। वान्या और ओज ने रसोई की ओर झांकते वान्या मीरा जी से कहा, माँ, हमें भी कुछ काम दे दो। हम भी मदद करेंगे। मीरा जी ने प्यार से उनकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ओज और वान्या, तुम्हारी मदद का मतलब है काम दोगुना बढ़ जाना। तुम्हारे काम करने से बेहतर है कि तुम आराम से बैठो और भाई बहनों का इंतजार करो। ये सुनते ही वान्या ने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाईं और बोली, माँ, आप हमें बच्चा समझती हैं। हम आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं। ओज ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हम तो सबसे अच्छे मददगार हैं। आपको हमारी मदद जरूर लेनी चाहिए। मीरा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो पिछली बार आलू छीलने में जो तुमने आधे आलू फेंक दिए थे, वह भूल गए। और वान्या, तुम्हारे बनाए पराठों को कौन खाएगा, जो गोल की जगह सितारे जैसे बनते हैं। ये सुनकर दोनों लड़कियों का चेहरा लटक गया। वान्या ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, हमने तो सोचा था मदद करेंगे, लेकिन आप हमें हमेशा ताना मारती रहती हैं। ओज ने मीरा जी की बात सुनकर अपनी बाहें मोड़ ली और कहा, हाँ, अब हमें आपकी मदद नहीं करनी। हम बाहर ही बैठेंगे। ये देखकर प्रिया जी ने उनके सिर पर हल्की थपकी दी और मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब तुम दोनों जाओ और बाहर जाकर आराम से बैठो। यहाँ पर हमें काम करने दो। जब सब आ जाएंगे, तब मदद की जरूरत होगी। दोनों बहनें नाराजगी दिखाते हुए रसोई से बाहर निकल गईं। बाहर जाते हुए वान्या बड़बड़ाई, हमें कोई समझता ही नहीं। हम तो सबसे अच्छे हैं। ओज ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, और अब हम बाहर ही बैठेंगे। जब दीदी और रेहान भाई आएंगे, तो हम उनकी ही मदद करेंगे। रसोई के भीतर प्रिया जी और मीरा जी ने उनकी नाराजगी पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने काम में लग गईं।
वहीं बाहर दोनों बहनें अब भी अपने गुस्से को दिखाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। सूरज अब ऊंचाई पर था। घर में सभी का इंतजार चरम पर पहुंच चुका था। प्रिया जी और मीरा जी ने नाश्ता तैयार कर दिया था और अब वे चाय बनाने में व्यस्त थीं। करणवीर जी, प्रीतम जी और रंजीत जी हॉल में बैठे बच्चों के बचपन की बातों को याद करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। वान्या और ओस बार बार दरवाजे की ओर देखते हुए बेचैन हो रही थी। दादाजी, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आई? वान्या ने थोड़े नखरे के साथ पूछा। करणवीर जी ने हंसते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, सबको रास्ते में आने में थोड़ा समय लगता है। ओस ने तुनक कर कहा, धैर्य, हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया ताकि रेहान भैया और दी के साथ खा सकें। अब भूख लगी है। प्रीतम जी ने मजाक करते हुए कहा, अरे, ये भूखे पेट धैर्य कैसे सीखा जा सकता है? लगता है हमें इनके लिए खाने का क्लास लगाना पड़ेगा। रंजीत जी भी मुस्कुराए और बोले, और उसके लिए तो खास क्लास, क्योंकि ये धैर्य में सबसे फिसड्डी निकलेगी। तभी गेट के पास गाड़ी रुकने की आवाज आई। आ गए। वान्या और ओस एक साथ चिल्लाए और दौड़कर दरवाजे की ओर भागे। उनका उत्साह और खुशी उनके कदमों की तेजी में झलक रहा था। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, रेहान और अक्षता और बाकी सब बाहर निकले। रेहान का चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन जैसे ही उसने ओस को अपनी ओर भागते देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ओस ने बिना रुके दौड़कर उसे गले लगा लिया। भैया, आपने मुझे याद किया या नहीं? ओस ने अपनी मासूमियत से भरी आवाज में पूछा। रेहान ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? लगता है तुमने सबको खूब परेशान किया होगा। ओस ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो सबसे ज्यादा अच्छे से रही। उधर वान्या ने अक्षता को देखते ही उसे गले से लगा लिया। दीदी, आप नहीं थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप आ गई हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अक्षता ने वान्या को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे कितना मिस किया, वान्या। बहुत ज्यादा। और मैंने आपके लिए ढेर सारे प्लान्स भी बनाए हैं। आप मेरे साथ हर जगह चलेंगी। करणवीर जी, प्रीतम जी और रंजीत जी ने बच्चों को हॉल में बुलाया। सभी बच्चों ने बारी बारी से उनके चरण स्पर्श किए। करणवीर जी ने रेहान के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चों पर हमें गर्व है। प्रीतम जी ने अक्षता को आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो और अपने सपनों को पूरा करो, तुम हमारी शान हो। रंजीत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने दिनों बाद घर में रौनक लौटी है। अब तुम्हारे बिना दिन खाली खाली लग रहे थे। इस बीच वान्या और ओस की नजरें रेहान और अक्षता पर ही टिकी थी। वे दोनों उनके आसपास मंडराते हुए उनसे ढेर सारी बातें कर रहे थे। ये देखकर पास खड़े अक्षत और विनीत ने एक दूसरे की ओर देखते हुए मजाक किया। अक्षत ने कहा, लगता है हमें कोई याद ही नहीं करता, सब तो रेहान और अक्षता पर ही ध्यान दे रहे हैं। विनीत ने नकली नाराजगी के साथ कहा, हाँ, हम तो जैसे घर के सदस्य ही नहीं हैं, कोई हमें पूछता तक नहीं। ये सुनकर उसने उनकी ओर मुंह फुलाते हुए कहा, आप दोनों हमेशा मुझे चिढ़ाते हो, अब बारी हमारी है। रेहान भैया और दीदी सिर्फ हमारे हैं। वान्या ने भी तुरंत कहा, हाँ, और हमने ही उनकी सबसे ज्यादा याद किया है। अक्षता ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम सबके साथ हैं, बस पहले ये दोनों अपनी बातें पूरी कर लें, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। रेहान ने विनीत और अक्षत को हल्की चपत लगाते हुए कहा, चलो अब बस करो, तुम दोनों तो हमेशा बहाने ढूंढते हो हमें परेशान करने के। पूरा परिवार एक साथ बैठ गया। मीरा जी और प्रिया जी ने बच्चों के लिए उनका मनपसंद नाश्ता तैयार कर दिया था। सबने हंसी मजाक और ढेर सारी बातों के साथ एक दूसरे का साथ एंजॉय किया। घर में बच्चों की वापसी ने हर कोने को खुशियों और उत्साह से भर दिया। परिवार एक बार फिर साथ था, और यह पल हर किसी के लिए अनमोल बन गया। वैसे रेहान ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, पर उसका रिश्ता प्रिया जी के साथ सबसे ज्यादा क्लोज था। वो उन्हें कैंप में हुई सभी बातों के बारे में बतात रहा था, जैसे कैसे उन्हें खाना पकाना, एलियन से रात को कैसे बचना, अगर शिकार करने निकले तो क्या सावधानी रखनी है और क्या करना है अगर रात को जंगल में रुकना पड़े, ये सब। और प्रिया जी उसकी सभी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। वैसे रेहान को अपने परिवार के अलावा सभी के लिए एक हार्टलेस पर्सन था। नाश्ता खत्म होते ही सबने राहत की सांस ली।
मीरा जी और प्रिया जी ने सभी बच्चों को प्यार से देखकर कहा, अब जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, रास्ते की थकान भी उतर जाएगी। सब अपने अपने कमरों की ओर चल दिए। वान्या और ओज अभी भी रेहान और अक्षता के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन प्रिया जी की एक सख्त नजर के बाद वे भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गईं। रेहान अपने कमरे में पहुंचते ही खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर की हल्की हवा में पेड़ों की पत्तियां झूम रही थीं, लेकिन रेहान का ध्यान कहीं और था। वह अपने अंदर समा गए उस जादुई दुनिया के बारे में सोच रहा जिसमें आज पूरे 6 साल बाद एक फल आने वाला था। रेहान के पास ये लॉकेट तब से था वो पहली बार ओज से मिला था। इसे उसने हमेशा एक सामान्य गहने की तरह पहना था, लेकिन कुछ समय पहले, जब उसने अपने अंदर की छुपी शक्तियों को पहचानना शुरू किया, तो ये लॉकेट और भी खास लगने लगा। उसे याद आया कि कैसे अनजाने में ये लॉकेट उसके और एक रहस्यमयी दुनिया के बीच एक कड़ी बन गया था। उस जादुई दुनिया में एक पेड़ था, जो बेहद अनोखा था। उसकी शाखाएं रात के आकाश में तारों की तरह चमकती थीं, और उसकी जड़ें जमीन के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा से जुड़ी थीं। यही पेड़ रेहान के लॉकेट से जुड़ा हुआ था, पर रेहान को एक बात अजीब लगती कि लॉकेट के अंदर कभी रात नहीं होती थी, फिर जब बाहर की दुनिया में रात होती तो वो पेड़ चमकने लगता। आज वह दिन था, जब उस पेड़ पर पहला फल लगने वाला था। ये फल किसी साधारण फल की तरह नहीं था। ये शक्ति, रहस्य और नई शुरुआत का प्रतीक था। रेहान ने लॉकेट को देखते हुए उसकी चमक में बदलाव महसूस किया। लॉकेट हल्का गर्म हो रहा था, और उसकी हल्की सी चमक कमरे में एक अलग ही माहौल बना रही थी। तो आखिरकार, वह समय आ ही गया, रेहान ने खुद से कहा। उसकी आवाज में उत्सुकता और एक अजीब सी गंभीरता थी। रेहान ने अपनी आंखें बंद की और उस लॉकेट के बारे में सोचा। तभी उसने आंखें खोली तो अब अपने कमर में नहीं था, वो अब उस लॉकेट की दुनिया में था। जब लॉकेट उस दिन अचानक गायब हो गया, तब रेहान को समझ नहीं आया था क्या हो रहा है, पर फिर उसे पता चला कि लॉकेट उसके माइंड में ही समा गया है। रेहान आगे बढ़ा और उस पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ अपनी पूरी आभा में चमक रहा है, और उसकी एक शाखा पर चमकीले लाल रंग का फल धीरे धीरे आकार में लहरा रहा है। अचानक लॉकेट से एक धीमी सी आवाज आई, जो केवल रेहान ही सुन सकता था। ये फल तुम्हारे भाग्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। रेहान के चेहरे पर संजीदगी और हल्की बेचैनी आ गई। ये फल, लाल फल, अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। इसके आगे के एलिमेंट तुम्हारे नसीब पर है कि तुम्हें वो अवसर मिल पाते हैं कि नहीं कि तुम उन्हें पा सको। रेहान खुद को संभालते हुए अपनी सांसें नियंत्रित की। मुझे पता है, रेहान ने धीरे से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ देर तक खुद को नियंत्रित करने के बाद, रेहान ने एक लंबी सांस ली और अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। लॉकेट अब भी हल्की चमक में था, जैसे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। रेहान ने अपने कदम बढ़ाए और उस पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी शाखा पर वह लाल फल झूल रहा था। फल बेहद आकर्षक लग रहा था, जैसे उसमें असाधारण शक्ति छिपी हो। रेहान ने उसे ध्यान से देखा। उसके गहरे लाल रंग की सतह पर हल्की सुनहरी चमक थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह फल अपने आप जीवित हो। रेहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही रेहान ने फल को अपने हाथ से छुआ, उसे अपने अंदर एक गर्माहट सी महसूस हुई। ये गर्माहट ऐसी थी, जैसे किसी जलती हुई कढ़ाई पर हाथ रखा हो। उसकी त्वचा पर हल्की जलन महसूस हुई, लेकिन रेहान की ताकत पहले ही लेवल 7 तक पहुंच चुकी थी। उसकी सहन शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। तो ये है जादुई फल की असली ताकत, रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। रेहान ने अपनी अंगुलियों से फल को पकड़ लिया। वह जानता था कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। फल अपने अंदर की ऊर्जा के कारण बेहद दृढ़ और मजबूत था। उसने अपनी ताकत को संतुलित किया और हल्के से दबाव डाला। फल ने एक हल्की सी झंझनाहट उत्पन्न की, जैसे वह अपने तोड़े जाने का विरोध कर रहा हो। लेकिन रेहान के लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। उसने थोड़ी और ताकत लगाई, और कुछ ही पल में फल उसकी हथेली में टूट कर आ गया। फिर रेहान वापस अपने कमरे में आ गया। तब भी वो फल उसके हाथ में था। दरअसल उस लॉकेट की दुनिया से कुछ भी बाहर लाया जा सकता है, पर कोई भी चीज अंदर नहीं ले जा सकती। रेहान ने अपने कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और गहरी सांस ली। उसके हाथ में वह फल अब भी सुरक्षित था। कमरे की हल्की रोशनी उस फल की चमक को और भी रहस्यमयी बना रही थी। उसने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठने के बाद अपने साइड टेबल से एक धारदार चाकू उठाया। रेहान ने फल को ध्यान से देखा।
उसकी सतह अभी भी थोड़ी गर्म थी। उसे याद आया कि इसे तोड़ने में उसने अपनी आधी से अधिक ताकत का इस्तेमाल किया था, और फिर भी यह टूटने में कुछ समय लगा। ये फल अपने आप में किसी अद्भुत शक्ति का प्रतीक लग रहा था। फल को काटने का अनुभव रेहान ने सावधानीपूर्वक चाकू को फल की सतह पर चलाया। उसे लगा कि यह फल बेहद कठोर होगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत, चाकू फल पर ऐसे चला जैसे वह माखन काट रहा हो। ये तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अजीब है, रेहान ने मन ही मन कहा। फल के कटते ही उसके अंदर से एक चमकदार लाल रंग का तरल बाहर निकलने लगा। ये तरल किसी साधारण रस जैसा नहीं था। इसकी चमक और गाढ़ापन उसे अलग बना रहे थे। फल के अंदर की खोज रेहान ने चाकू को नीचे रखा और उस फल के अंदर झांक कर देखा। उसने फल को पूरी तरह से आधा कर दिया और ध्यान से जांचा। यहाँ तो अंदर खाने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लाल लिक्विड। रेहान ने अपने हाथों से थोड़ी मात्रा में उस तरल को उठाया। ये गाढ़ा और हल्का गर्म था। जैसे ही उसने इसे अपने हाथों में लिया, उसे अपने शरीर में एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई। यह ऊर्जा का संकेत था। रेहान ने तरल की पहली बूंद अपने मुंह में रखी। गर्माहट महसूस होते ही वह सतर्क हो गया, लेकिन इससे उसे कोई खास तकलीफ नहीं हुई। उसने थोड़ी देर रुककर तरल का असर महसूस किया। जब कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उसने पूरे फल को उठाया और उसके भीतर के गाढ़े, चमकदार तरल को अपने मुंह से पी लिया। तरल उसके गले से नीचे उतरते ही रेहान को अपने शरीर में कुछ अलग महसूस हुआ। कुछ पलों तक तो सब सामान्य लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। वह बेचैन होकर अपने हाथों से माथा पकड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? रेहान ने चिंतित स्वर में कहा। उसका शरीर तपने लगा, जैसे उसके अंदर किसी ने आग जला दी हो। उसकी त्वचा गर्म हो रही थी, और मांसपेशियां सख्त महसूस हो रही थीं। रेहान ने अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए वापस ध्यान मुद्रा में बैठने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। ध्यान की गहराई में उतरते ही रेहान ने महसूस किया कि वह तरल अब उसकी नसों और धमनियों में बहने वाले खून का हिस्सा बन चुका था। ये चमकदार ऊर्जा जैसे उसकी हर कोशिका को सक्रिय कर रही थी। तारांकन, यह ऊर्जा क्या है? तारांकन, उसने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव किया। वह तरल सिर्फ साधारण रस नहीं था, वह एक रहस्यमयी ऊर्जा का स्रोत था। उसकी नसें हल्की हल्की चमकने लगी, और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे यह ऊर्जा फैलने लगी, उसके शरीर में जलन की तीव्रता बढ़ गई। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह अंदर से उबल रहा था। रेहान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका शरीर इस ऊर्जा को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। तारांकन, मैं इसे संभाल सकता हूँ। तारांकन, उसने खुद को शांत करते हुए कहा। उसने उस जलन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये तरल सिर्फ उसे पीड़ा नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी सीमाओं को चुनौती भी दे रहा था। धीरे धीरे वह इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। तारांकन, मुझे इसे काबू करना होगा, तारांकन, रेहान ने खुद से कहा। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उस ऊर्जा को अपनी मर्जी से दिशा देने की कोशिश की। मुझे इसे काबू करना होगा, रेहान ने खुद से कहा। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उस ऊर्जा को अपनी मर्जी से दिशा देने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान केंद्रित किया, रेहान के अंदर जलन और बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे किसी भट्टी में डाल दिया हो। उसका शरीर भयंकर गर्मी से जलने लगा, और वह महसूस करने लगा कि उसका दिमाग धीरे धीरे अपने होश खो रहा है। रेहान का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह चिल्ला नहीं सकता था। अगर वह चिल्लाता तो उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता, और वह नहीं चाहता था कि किसी को उसकी हालत का पता चले। इसलिए उसने खुद को किसी भी तरह से काबू करने की कोशिश की। रेहान ने अपने होठों को काट लिया। उसकी जीभ पर हल्का दर्द हुआ, और उस दर्द ने उसे झटके से होश में ला दिया। दर्द की तीव्रता ने उसे उस खतरनाक ऊर्जा के असर से थोड़ा अलग किया। अब वह अपनी नसों में उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर पा रहा था। उसने देखा कि जहां से यह ऊर्जा बह रही थी, वहां की नसें और ऊर्जा वाहिकाएं ताकतवर हो रही थी। ये लिक्विड, जो पहले उसके शरीर में जलन पैदा कर रहा था, अब धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में समा रहा था। रेहान ने महसूस किया कि यह ऊर्जा उसके भीतर की गहरी ताकत को बढ़ा रही थी। उसकी चेतना अब आधिकारिक रूप से एक नई दिशा की ओर जा रही थी। अचानक
उसकी आत्मा और शारीरिक ऊर्जा एक नए रूप में ढलने लगी। फिर उसने अपने अंदर की आध्यात्मिक दुनिया को महसूस किया, जहां एलिमेंट्स का वास था। वहां एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी, जो उसे पूरी तरह से घेरने लगी। हालांकि रेहान अब उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका मन पूरी तरह से उस ऊर्जा से जूझने में लगा हुआ था। धीरे धीरे रेहान की स्थिति सामान्य होने लगी। उस लाल रोशनी का प्रभाव कम होने लगा और वह अंदर से शांत होने लगा। जैसे ही सब कुछ सामान्य हुआ, रेहान के शरीर ने एक गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश कर लिया। वह गहरी नींद में चला गया, जैसे एक ठंडी हवा में बहता हुआ एक पत्तों की तरह, और उसके भीतर की ऊर्जा अब एक शांत लहर में बदल चुकी थी। सब कुछ शांत था और रेहान का शरीर अब उस नए रूप में ढल चुका था, जिसका वह एहसास धीरे धीरे कर रहा था। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह पूरी तरह से नींद में खो गया। अब रेहान ही जाने वो कब तक गहरी नींद में सोता रहा। रेहान को पता नहीं था कि वह कितने समय तक गहरी नींद में रहा। जब उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, तो उसने खुद को एक अलग ही स्थिति में पाया। उसके चारों ओर का वातावरण अब शांत था और वह एक ठंडी, स्थिर ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसने अपनी जगह को देखा, चारों ओर हल्दी दुर्गंध थी और उसे कपड़े छिपछिपे हो गए थे। उसका पूरा बिस्तर गिला था पसीने की वजह से और उसके चारों तरफ एक हल्की लाल चमक थी। ये वही चमक थी जो उसने अपनी आध्यात्मिक दुनिया में महसूस की थी। रेहान ने अपनी स्थिति को समझने के लिए अपनी हथेलियों की ओर देखा। उसकी नसें और ऊर्जा वाहिकाएं अब गाढ़े लाल रंग की हो गई थीं। ये परिवर्तन उसके अंदर गहरे प्रभाव छोड़ चुका था। उसने महसूस किया कि ये ऊर्जा केवल उसकी ताकत को नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि उसके अस्तित्व के हर पहलू को बदल रही थी। यह क्या है? रेहान ने खुद से कहा। उसके भीतर हलचल मच गई थी। रेहान ने धीरे धीरे अपनी ध्यान अवस्था को पुनः सक्रिय किया और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया, उसने देखा कि उसके अंदर एक नई दुनिया आकार ले चुकी थी। ये दुनिया असामान्य थी, चारों ओर लाल ऊर्जा की धाराएं बह रही थीं, और एक विशाल ऊर्जा केंद्र ठीक उसके अंदर स्थित था। यह ऊर्जा केंद्र उसके भीतर की शक्ति का मूल प्रतीत हो रहा था। उसने ध्यान से उस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। वह महसूस कर सकता था कि यह ऊर्जा अब केवल एक साधारण शक्ति नहीं थी। यह उसके शरीर और मन को एक नई दिशा में ले जा रही थी। उसकी संवेदनाएं तीव्र हो चुकी थीं। उसने आसपास की हर चीज को स्पष्टता से महसूस किया, जैसे कि हर स्पंदन और हर हलचल उसके नियंत्रण में थी। मेरे अंदर यह परिवर्तन, ये क्यों हुआ है? उसने खुद से सवाल किया। रेहान ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने शरीर की जांच की। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा वाहिकाएं पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीली हो चुकी थी। ये शक्ति उसे अज्ञात की ओर ले जा रही थी, और उसे इस नई शक्ति के साथ सामंजस्य बैठाना था। उसके दिमाग में अब नए विचार आने लगे। क्या ये फल की शक्ति है? क्या ये शक्ति मेरे लिए एक वरदान है या एक चुनौती? उसने सोचा। फिर वो खड़ा हुआ और नहाने चला गया। रेहान ने अपना पूरा शरीर ही साफ किया, जो पूरा छिप छिप हो गया था। वो बाहर आए, कपड़े बदले, फिर उसने रूम क्लीन किया, अपने बिस्तर की रजाई बदली। तभी रेहान के रूम के दरवाजे पर नोक हुआ। बाहर से आवाज आई, रेहान बेटा तुम सो रहे हो? रेहान आवाज सुन समझ गया, बाहर प्रिया जी है। रेहान ने कहा, नहीं माँ, मैं अभी जगा हूँ, बस फ्रेश हो रहा था, अभी थोड़ी देर में बाहर ही आ रहा हूँ। ये सुन प्रिया जी चली गई। फिर रेहान कुछ देर बाद हॉल में आया। रेहान ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा। उसका चेहरा पहले से काफी शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। उसने हॉल में कदम रखा, जहां पूरा परिवार पहले से मौजूद था। करणवीर जी और रंजीत जी सोफे पर बैठे किसी गहरी बातचीत में व्यस्त थे। अक्षत और विनीत जमीन पर बैठे गेम खेल रहे थे, और बाकी लोग टीवी देख रहे थे। माहौल हल्का और आरामदायक था। जैसे ही रेहान ने कमरे में एंट्री की, करणवीर जी की नजर उस पर पड़ी। आओ रेहान, इधर बैठो, करणवीर जी ने उसे अपने पास बुलाया। रेहान ने धीमे कदमों से उनके पास जाकर सोफे पर बैठते हुए कहा, जी दादाजी, आप कैसे हैं? करणवीर जी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू कैसा है? सुबह से तुझे देखा नहीं। सब ठीक तो है ना? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान थी, इसलिए देर तक सो गया। करणवीर जी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखा कर, इतनी देर तक सोने की आदत ठीक नहीं।
रेहान ने सहमति में सिर हिलाया और चुपचाप उनके पास बैठ गया। इस बीच अक्षत और विनीत अपनी गेम में इतने खोए हुए थे कि उन्हें कुछ और होश नहीं था। रंजित जी ने रेहान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो आज का क्या प्लान है रेहान? या फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा? रेहान ने जवाब दिया, आज तो कुछ खास नहीं। सोचा था थोड़ी देर में बाहर जाकर वर्कआउट करूं। रंजित जी ने चुटकी लेते हुए कहा, वर्कआउट? वाह, अच्छा है। वैसे घर पर ही रहकर कुछ जिम्मेदारियां भी संभाल लिया कर। सब कुछ गेम खेलने और सोने से नहीं चलता। इस पर रेहान हल्का हंसा और बोला, जी अंकल, आपकी बात हमेशा याद रहेगी। पूरा माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा था, लेकिन रेहान के दिमाग के कोने में अब भी उस लाल ऊर्जा की छवि बार बार आ रही थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और करणवीर जी के पास बैठकर बाकी की बातचीत में शामिल हो गया। रेहान करणवीर जी के पास बैठा ही था कि अचानक ओस भागती हुई उसके पास आई। उसने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेहान को देखा और बोली, भाई, मैंने सुना कि दादाजी कह रहे थे कि आप लोग अगले महीने फिर से किसी दूसरे ग्रह पर जाने वाले हो। रेहान ने उसकी बात सुनकर चौंकने का नाटक किया। दूसरे ग्रह? ओस, तुम्हें ये कहाँ से पता चला? ओस ने अपनी छोटी सी उंगली से करणवीर जी की ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी कह रहे। ओस ने मासूमियत से पूछा, भाई, दादाजी कह रहे थे कि आपको अगले महीने से दूसरे ग्रह पर जाना है। आप लोग चले जाते हो तो हमें यहाँ अकेले रहना पड़ता है। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओस, तुम अकेली कहाँ हो? वान्या तुम्हारे साथ है ना? और वैसे भी यह मिशन जरूरी है। अगर मैं और टीम वहां नहीं जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ओस ने थोड़ी नाखुशी जताई, लेकिन फिर भी आप लोग चले जाते हो तो अच्छा नहीं लगता। रेहान ने उसे प्यार से समझाया, सुनो ओस, तुम अभी छोटी हो, लेकिन 2 साल बाद जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम भी वहां आ सकती हो। फिर हम सब साथ में एलियंस का मुकाबला करेंगे, ठीक है? ये सुनकर ओस का चेहरा खिल उठा। उसने उत्साह से कहा, सच में? मैं भी जाऊंगी। फिर तो मैं रोज ट्रेनिंग करूंगी ताकि सबसे ताकतवर बन सकूं। रेहान ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। और हाँ, खाना खाओगी या अभी तक मूड नहीं है? ओस ने शरारती अंदाज में कहा, मूड बन गया। अब मैं वान्या के साथ खाऊंगी। लेकिन भाई, जल्दी वापस आना। रेहान ने मुस्कुराकर उसका सिर थपथपाया, पक्का ओस? तुम दोनों बहनों का ध्यान रखना मेरा सबसे बड़ा वादा है। ओस खुशी खुशी खाने के लिए चल पड़ी, और रेहान ने राहत की सांस ली कि उसने उसे फिर से खुश कर दिया। रात का खाना खत्म होते ही डाइनिंग टेबल पर हल्की फुल्की हंसी मजाक शुरू हो गई। अक्षत और विनीत किसी पुराने किस्से पर ठहाके लगा रहे थे, जबकि करणवीर जी ने एक दो चुटकुले सुनाकर माहौल और हल्का कर दिया। रंजित जी और प्रिया जी भी मुस्कुराते हुए सबकी बातों में शामिल थे। ओज अपनी प्लेट खत्म करते हुए वान्या से कुछ मस्ती भरी बातें कर रही थी। रेहान, हमेशा की तरह, इस हल्के फुल्के माहौल का हिस्सा होते हुए भी थोड़ा अलग नजर आ रहा था। उसने शांत भाव से खाना खत्म किया और गहरी नजरों से परिवार को देखा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वह इन छोटे छोटे पलों को दिल में समेट रहा हो। रेहान, आज तुम बहुत चुप हो, करणवीर जी ने नोटिस करते हुए कहा। कुछ नहीं दादाजी, बस थोड़ा थक गया हूँ, रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, आराम करो बेटा, करणवीर जी ने कहा, और फिर बाकी सभी अपने अपने कमरों की ओर चले गए। रेहान ने टेबल पर बचे हुए ग्लास और प्लेट्स को एक नजर देखा और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसका मन शायद आने वाले मिशन या अपनी जिम्मेदारियों की ओर था। वह हल्के कदमों से हॉल से बाहर निकला और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, अपनी जैकेट उतारी, और बेड पर बैठ गया। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिमटिमाते तारों की ओर थीं। एक गहरी सांस ली, और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर आसमान में चमकते तारे उसे हमेशा की तरह सुकून देते थे, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। उसने धीमे स्वर में खुद से कहा, इतनी हंसी मजाक और सुकून भरे पल, शायद ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और अपनी गहरी सोच में खो गया। उसके दिमाग में मिशन की योजनाएं और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां गूंजने लगी। रेहान जानता था कि उसका ये गंभीर रवैया अक्सर परिवार को खटकता है, लेकिन वह उन्हें इस तनाव से दूर रखना चाहता था। मुझे मजबूत रहना होगा,
ये सब मेरे लिए नहीं, इनके लिए है। फिर रेहान ने कुछ सोचकर अपने कमरे से बाहर निकला और करणवीर जी के कमरे में चला गया। वही करणवीर जी के कमरे में करणवीर जी खिड़की के पास ही खड़े थे, तभी उनके कमरे में नोक हुआ तो करणवीर जी के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अंदर आओ रेहान। तभी रेहान अंदर आया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। करणवीर जी एक सोफे पर बैठ गए थे। रेहान बोला, दादाजी आपको पता है ना? सुन करणवीर जी बोले, हाँ पता है। तुम भूल रहे हो, इस घर में कुछ भी होता है वो मुझसे नहीं छुप सकता। रेहान, मैं ये नहीं पूछूंगा कि उस लेटर में क्या था और किसे भेजा, पर बस तुमसे इतना कहूंगा रेहान, गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, हमेशा अपने ठंडे दिमाग से सोचना। हाँ दादाजी, मैं जानता हूँ। मैं पूछने आया था कि 3 साल बाद मिलिट्री कैंप के बाद जो मीटिंग है उसमें मैं तब तक अपनी पहचान उजागर करना नहीं चाहता जब तक इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है रेहान, पर मुझे नहीं लगता तुम सिर्फ ये बताने के लिए आए हो। ये सुन रेहान बोला, हाँ आप सही है, दरअसल मैं यही ये बताने आया था, मैं टॉप के बेस में नहीं जाना चाहता। तो तुम कौन से बेस में जाना चाहते हो रेहान? ये सुन रेहान बोला, दादाजी मैं सबसे लो लेवल बेस में से एक में जाना चाहता हूँ। ये सुन करणवीर जी जो शांत बैठे थे वो चौंक गए और बोले, पर क्यों रेहान, मुझे लगा तुम मिडिल लेवल बेस में कहोगे। पर तुम लो लेवल बेस में क्यों जाना चाहते हो? अगर वहां तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ सीधा मेरा गाला पकड़ लेगी। नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। ये सुन रेहान बोला, दादाजी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और रही बात, मैं इसलिए वहां जाना चाहता हूँ कि वहां पर एलियंस ज्यादा है और अगर खतरा ना लिया जाए तो कुछ हासिल भी नहीं किया जा सकता, इसलिए और आप चिंता मत कीजिए, मैं वहां पर सेफ रहूंगा। ये सुन करणवीर जी मन करना चाहते थे पर अंत उन्हें मानना पड़ा। ठीक है, पर याद रहे तुम्हें इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ये सुन रेहान ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं बस खुद को निखारना चाहता हूँ। ठीक है, अब जाओ अपने कमरे में, कल हम सब सभी के लिए बेहतर मार्शल आर्ट खोजेंगे। ये सुन रेहान भी वह से चला गया। अगले दिन सुबह का सूरज अपनी हल्की किरणों से सूर्यवंशी हवेली को रोशन कर रहा था। करणवीर जी ने सुबह ही रेहान, अक्षता, अक्षत और विनीत को बुलाया था। पूरा माहौल एक अलग ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। चलो बच्चों, आज तुम्हें कुछ नया सिखाने का समय आ गया है, करणवीर जी ने गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहा। सभी के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। करणवीर जी सभी बच्चों को हवेली के पीछे बने एक बड़े हॉल की तरफ ले जाने लगे। सूर्यवंशी परिवार का मार्शल हॉल 3 मंजिलों में फैला हुआ था। यह एक ऐसा स्थान था जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता था। परिवार के योद्धा पूर्वजों की विरासत के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश इसे खास बनाता था। मार्शल हॉल का प्रवेश द्वार बेहद विशाल और प्रभावशाली था। प्राचीन पत्थर के स्तंभों पर इंट्रिकेट नक्काशी हुई थी, जिनमें सूर्यवंशी योद्धाओं के गौरवशाली युद्धों की छवियां दर्शाई गई थी। दरवाजे के शीर्ष पर सूर्यवंशी कुल का प्रतीक चिन्ह, उगते सूर्य की आकृति, विशाल स्वर्ण धातु से उकेरी गई थी। मार्शल हॉल की बाहरी संरचना में स्टील और ग्लास का अत्याधुनिक प्रयोग हुआ था, जिससे इमारत एक मॉडर्न वॉर सेंटर जैसी दिखती थी। फिर भी उसकी नींव के कुछ हिस्सों में पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की झलक दिखाई देती थी। आधुनिक और प्राचीनता का संगम। मार्शल हॉल का अंदरूनी हिस्सा 3 मंजिलों में विभाजित था, लेकिन हर जगह एक विशेष वातावरण बना हुआ था। प्रथम मंजिल ग्राउंड फ्लोर। पहली मंजिल पूरी तरह से ट्रेनिंग एरिया थी। इस मंजिल पर फाइटिंग पिट्स और अत्याधुनिक ट्रेनिंग उपकरण मौजूद थे। दूसरी मंजिल पर नॉर्मल तकनीकें थी, जबकि तीसरे फ्लोर पर सबसे सीक्रेट तकनीकें थी। होलोग्राफिक डिस्प्ले स्क्रीन दीवारों पर लगी थी, जो प्रत्येक मार्शल आर्ट की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को विजुअल रूप से दिखाती थी। वर्चुअल ट्रेनिंग पॉड्स। आधुनिक मशीनें थी जहां कोई भी ट्रेनिंग ले सकता था। इन्हें आई से जोड़ा गया था। दीवारों पर महाकाव्य योद्धाओं की प्रतिमाएं और उनके मार्शल आर्ट पोज उकेरे गए थे। एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म था जो पारंपरिक कुश्ती और शास्त्रीय युद्ध अभ्यासों के लिए इस्तेमाल होता था। फाइटिंग जॉनर। यहाँ विभिन्न आर्ट्स जैसे लेग आर्ट, पंच आर्ट और ग्रैपलिंग की तकनीकों के लिए अलग अलग जोन थे। दूसरी ओर दीवारों पर प्राचीन युद्ध तकनीकों के चित्र और हथियारों की प्रतिकृतियां लगी थीं। बीच में एक विशाल डिजिटल डिस्प्ले मौजूद था, जहां से मार्शल आर्ट की विभिन्न तकनीकों की जानकारी मिलती थी। ये स्क्रीन सूर्यवंशी परिवार को ऑनलाइन विश्व की कई अत्याधुनिक तकनीकें सिखाने की सुविधा देती थी। हॉल के एक हिस्से में आधुनिक ट्रेनिंग मशीनें रखी हुई थी, जो मसल्स और मूवमेंट को ट्रैक कर सकती थी। साथ ही दूसरी ओर एक ओपन एरिया था,
जहां हाथों से हथियारों की प्रैक्टिस के लिए जगह बनाई गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से इस हॉल में फेस स्कैनर और आईडी वेरिफिकेशन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं थीं। यह मार्शल हॉल सूर्यवंशी परिवार की नींव है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एरिया नहीं, बल्कि हमारे गौरव और हमारे ज्ञान का प्रतीक है, करणवीर जी ने चारों की ओर देखते हुए कहा। यहाँ सिर्फ परिवार के मुख्य सदस्य ही आ सकते हैं। हमारी कुछ तकनीकें इतनी खास हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया से छुपाकर रखा जाता है, उन्होंने आगे जोड़ा। सूर्यवंशी परिवार के इस हॉल की सुरक्षा का जिम्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और परिवार के बुजुर्गों के हाथ में था। यहाँ पर जगह जगह सिक्योरिटी ड्रोन तैनात थे, जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को तुरंत पहचान सकते थे। पूरी इमारत में एक इलेक्ट्रॉनिक फोर्स फील्ड थी, जो इसे बाहरी हमलों से बचाती थी। रेहान चारों ओर देख रहा था। उसकी गंभीर आंखें हॉल में रखे अलग अलग सेक्शंस को स्कैन कर रही थीं। वहाँ कई तरह की ट्रेनिंग आर्ट्स थी, लेग आर्ट, पंच आर्ट, स्पीड आर्ट, डिफेंस आर्ट, हर तकनीक के लिए वहाँ अलग ट्रेनिंग गियर और सिस्टम मौजूद थे। अक्षता ने हल्की आवाज में कहा, ये तो किसी आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर जैसा लग रहा है। अक्षत ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो, यहाँ से तो हम किसी भी नई तकनीक को खरीद भी सकते हैं। पूरी दुनिया की ट्रेनिंग हमारे पास आ सकती है। विनीत ने हंसते हुए कहा, बस अब भाई लोग मुझे बख्श दो, मैं तो बेसिक पंचिंग आर्ट से ही खुश हूँ। करणवीर जी ने हल्की मुस्कान के साथ रेहान की ओर देखा, जो अब भी सब कुछ बारीकी से देख रहा था। रेहान, तुम्हें क्या सीखना है? करणवीर जी ने पूछा। रेहान ने गंभीर स्वर में कहा, दादाजी, मुझे ऐसी तकनीक सीखनी है, जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नियंत्रण भी सिखाए। मैं अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से संभालना चाहता हूँ। करणवीर जी ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ खास तकनीकें हैं। आज से हम सब इन्हीं पर काम करेंगे। चारों को अलग अलग सेशंस में बांट दिया गया और मार्शल हॉल की ट्रेनिंग शुरू हो गई। हॉल में कुछ ही देर में हलचल और ट्रेनिंग की आवाजें गूंजने लगी। ये दिन सूर्यवंशी परिवार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। सभी एक एक कर अलग अलग तकनीक देखने लगे। अक्षता ने कुछ देर में ही अपने लिए एक लेग आर्ट और एक पुच आर्ट खोज ली। उसने करणवीर जी ने उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक और तकनीक दी जो शरीर की ताकत बढ़ाती है, और एक तलवार तकनीक ली। विनीत डिफेंस में अच्छा था, इसलिए उसने एक स्वॉर्ड आर्ट ली और एक डिफेंस आर्ट। अक्षत भी तलवार में अच्छा था, उसने भी एक तलवार तकनीक ली और साथ में एक मूवमेंट आर्ट ली। वही रेहान अभी भी अपने लिए एक अच्छी तकनीक खोज रहा था। रेहान ने वहां पर बहुत सारी तकनीकें देखी। रेहान ने कुछ सोचकर भाला आर्ट, तलवार आर्ट, सेबर आर्ट, ऐसे ही 4-5 तकनीकें उठा ली। ये देख करणवीर जी बोले, रेहान, इतनी सारी तकनीकें एक साथ मत लो, कोई एक तकनीक चुनो, वरना तुम इन सब तकनीकों में उलझ जाओगे। ये सुन रेहान बोला, नहीं दादाजी, मैं इनमें नहीं उलझूंगा। मैंने इन सब की बेसिक तकनीकें लिए है, मैं बस सभी हथियारों के इस्तेमाल जाना चाहता हूँ। ये सुन करणवीर जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे रेहान को करने की ठान लेता था, वो करके ही रहता था, वो फिर रुकता नहीं था, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वो सब फिर वापस हवेली आ गए। वही दूसरी और मुंबई में राठौर हवेली में हॉल में निर्मला जी और राजेंद्र जी और बाकी सब घर वाले बैठे थे। वह पर खुशी का माहौल चाहे हुआ था, पर वही आदित्य जो अपनी माँ को देख रहा था, जिनके चेहरे पर हल्की हंसी थी, वो अपने मन में बोला, अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो रेहान यहाँ होता और माँ और दादी दिल से खुश हो पाते। अगर मुझे पता होता कि माँ के दिल में क्या है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। वहीं पर विशाखा बोली, आज हम सब बाहर खाना खान जाएंगे पापा, है ना? ये सुन नीरजा बोला, ठीक है, हम आज बाहर जाएंगे खाना खाने। रात को राजेंद्र जी भी बोले, हाँ, आज इतनी खुशी की बात है, हमारे घर के बच्चे अब सीक्रेट मिशन में जाने वाले हैं, तो हम जश्न क्यों ना मनाए। वही सब बात कर ही रहे थे कि तभी एक गार्ड हॉल में आया, उसके हाथ में एक केबल था। वो वहां आए और बोला, बड़ी मालकिन, ये आपके लिए कोई लेटर आया है। ये सुन सबका ध्यान उस तरफ गया। राजेंद्र जी बोले, लेटर? कैसा लेटर, किसने भेजा है? ये सुन वो गार्ड बोला, पता नहीं मालिक, एक छोटा बच्चा ये देकर गया था और कहा था कि इसे बड़ी मालकिन को दे है, और इस पर कोई नाम भी नहीं है। छोटा बच्चा कौन था? छोटा बच्चा, नीरज बीच में बोला, उसे शक था उसमें कुछ उल्टा सीधा ना हो। वो गार्ड बोला, मालिक पता नहीं वो बच्चा कौन था, वो बच्चा सिर्फ 9-10 साल का लग रहा था। ये सुन सब सोच में डूब गए। निर्मला जी बोली, लाओ वो लेटर दो। गार्ड ने वो लेटर निर्मला जी के हाथ में दे दिया। निर्मला जी ने वो एवल्क खोल उसमें इसे एक कागज निकाला। निर्मला जी ने देखा, उस पर कुछ लिखा हुआ था। वो पढ़ना शुरू किया।
पर पहले के 2 शब्द पढ़कर वो हैरान और भावुक हो गई। निर्मला जी का चेहरा देख सब हैरान हो गए। वही आरुष आयुष से बोला, ऐसा क्या है लेटर में कि दादी पढ़कर इतनी भावुक हो गई, कहीं उनके किसी पुराने आशिक ने तो नहीं भेजा। ये बात उसने जोर से कही थी, इसलिए उसकी साइड में बैठे विराट जी ने उनकी बात सुन ली थी। उन्होंने उन्हें आंखें दिखाए और कहा, अपना ये खाली दिमाग दौड़ाना बंद करो। ये सुन दोनों चुप हो गए। वही निर्मला जी ने लेटर में पहले 2 शब्दों को पढ़ा, प्यारी दादी, मुझे पता है मेरे घर से भागने के बाद आप बहुत उदास होगी, पर दादी मैं अब उस घर में घुट-घुट कर नहीं रहना चाहता था और मुझे पूरा विश्वास है कि सिस को मुझ पर भरोसा हो या ना हो, पर आप करेगी कि वो सब मैंने नहीं किया था। और दादी, आशा करता हूँ इतने सालों में आप ठीक होगी और आप मेरी चिंता मत करना। मैं एकदम थक हूँ और बहुत जल्द सीक्रेट मिशन में जुड़ने वाला हूँ और शायद कुछ सालों बाद मैं आपसे मिले जरूर आऊंगा, इसलिए तब तक आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। अब जब मुझसे मिलेगी तो आप एक नए रेहान को देखेगी। और हाँ दादी, मेरे साथ हवेली से भागने के बाद बहुत कुछ हुआ है, पर मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है, पर जब हम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और मैंने कुछ फैसले लिए हैं, वो आपको शायद पसंद ना आए, पर मैं आशा करता हूँ आप मुझे समझेंगी। और हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने बस अपने लिए फैसले लिए हैं, इसलिए आप चिंता मत करना। मुझे आपने पला है, मेरे अंदर आपके दिए संस्कार है। मैं और कुछ नहीं लिखूंगा भी। मैं और कुछ नहीं लिखूंगा भी। मेरी प्यारी दादी, आपका छोटा सा रेहान। वही सभी हॉल में बैठ लोग निर्मला जी को देख रहे थे। रेहान के जाने के बाद वो कभी इतना भावुक नहीं हुई थी। सब उन्हें देख रहे थी। निर्मला जी की आंखों में से आंसू निकाल रहे थे। राजेंद्र जी बोले, निर्मला क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? और ये किसका लेटर है? इतना बोल राजेंद्र जी उनके हाथ से लेटर लेने गए, पर उससे पहले उन्होंने लेटर पीछे कर दिया और अपनी लाल आंखों से राजेंद्र जी को देखा, और जिससे राजेंद्र जी और बाकी घर वाले हैरान हो गए। निर्मला जी बोली, मां करना मैं ये लेटर किसको नहीं दे सकती। ये सुन राजेंद्र जी बोले, पर ये लेटर किसका है? निर्मला जी थोड़ा भावुक होकर बोली, ये लेटर रेहान का है। वही जब निर्मला जी के मुंह से रेहान नाम निकला तो सब हैरान हो गए। क्या? राजेंद्र जी जोर से बोले कि ये रेहान का लेटर है, क्या लिखा है इसमें? सुवर्ण अभी भी बोली, हाँ माँ प्लीज बताए, रेहान ने क्या लिखा है, कैसे है वो? निर्मला जी के हाथों में वह खत था जिसे रेहान ने भेजा था। वह खत उनकी आंखों के सामने था, लेकिन शब्दों को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने खत को अपने गले से ऐसे लगा लिया, जैसे वह खुद रेहान को अपने सीने से लगा रही हो। उनका मन कई सालों के दर्द और प्यार के मिश्रण से भर गया था। हॉल में सभी लोग खामोश थे। आदित्य, विशाखा और परिवार के अन्य सदस्य रेहान के बारे में सुनकर स्तब्ध थे। इस सन्नाटे में आदित्य के मन में पुरानी यादें लौट आईं। आदित्य जानता था सुवर्णा उनकी असली मां नहीं है। उनकी असली मां की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस वक्त आदित्य 3 साल का था और आरुष 1 साल का था। वो तो उनकी असली मां के मरने के बाद वो बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें मां का प्यार मिले, इसलिए नीरज जी ने दूसरी शादी कर, वो भी उनकी मां की दोस्त से जो पहले से नीरज को पसंद करती थी, पर उसकी शादी के बाद वो पीछे हट गई। नीरज पहले से जनता था सुवर्ण उसे पसंद करती है और वो एक नेक दिल इंसान है, जिससे उसने उसके साथ दूसरी शादी कर ली और रेहान और विशाखा का जन्म हुआ, पर रेहान को कोई अपनाना नहीं चाहत था। और रेहान के जाने के बाद सुवर्णा जी बहुत रोई थी और दुखी हुई थी। तब जाकर आदित्य को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। उसे पता चला था कि वो रेहान से दूर रहती थी, क्योंकि उनके पापा ने सुवर्णा जी को धमकी दी थी कि अगर वो रेहान को चुनती है तो उसे इस घर को छोड़ना होगा, साथ में बच्चों को भी। वो बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उनके लिए पाने खून के रिश्ते बेटे को त्याग दिया था। आदित्य को ये सोच सोच कर बहुत बुरा लगता था। सभी बच्चे चाहते थे रेहान वापस आ जाए, क्योंकि रेहान के जाने के बाद से सुवर्णा जी के चेहरे पर कभी भी पहले की तरह स्माइल नहीं आई थी। राजेंद्र जी बोले, निर्मला क्या लिखा है लेटर में, और क्या ये सच में रेहान ने भेजा है? तो वो कहा है, जल्दी बताओ। ये सुन निर्मला जी बोली, मैं नहीं जानती वो कहा है उसने। अपना पता नहीं लिखा है, पर उसने लिखा है वो जहाँ भी है एकदम ठीक है, और वो भी सीक्रेट मिशन में जुड़ने वाला है। ये सुन सब शौक हो गए, क्योंकि सब जानते थे रेहान की फिटनेस बहुत लो थी। निर्मला जी ने सभी को इग्नोर किया और आगे पढ़ा, और उसने लिखा, अहिया वो एक बार जब वह मिशन से वापस लौट आएगा तब वो उनसे मिलने जरूर आएगा। सुन सुवर्णा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, माँ जी सच में वो आएगा? ये सुन निर्मला जी उसकी तरफ देखा। वो जानती थी सुवर्णा के लिए अपने बच्चे को दूर करना कितना क्रूर और असहनीय था। आयल उन्होंने उसे पहले ही माफ कर दिया था, पर वो आज तक नीरज को माफ नहीं कर पाई थी। वो कैसे भूल सकती थी कि रेहान के घर छोड़ने के पीछे का सबसे वाजिब कारण नीरज ही था।
तभी राजेंद्र जी उस गार्ड से बोले, जाओ पता लगाओ ये लेटर किसने यहाँ भिजवाया है। ये सुन वो गार्ड वहां से जी मालिक बोलाकर चला गया। कुछ देर बाद सभी हाल में एकदम शांत बैठे थे। तभी निर्मला जी सभी को इतना चुप देखकर बोली, अरे आज सभी बच्चे अच्छे रिजल्ट से पास हुए हो और आदित्य मिलिट्री कॉलेज में पहले साल में भाग ले रहा है, ये खुशी की बात है और तुम सब उदास हो। ये सुन आदित्य बोला, दादी खुशी तब होगी जब रेहान मिल जाएगा, तभी आप और माँ खुश होगी, तो झूठी खुशी का क्या फायदा। एक बार जब रेहान मिल जाएगा तो हम सब उससे माफी मांग लेंगे और सब ठीक हो जाए ऐसी भगवान से विनती करेंगे। तभी वो गुसर्द वापस अंदर आया और उसने रिपोर्ट दी, मालिक हमें कुछ पता नहीं चला कि वो लेटर किसने भेजा था। जिस किसी ने भी ये भेजा था उसने बहुत सावधानी बरती है। ये सुन राजेंद्र जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वो जानते थे रेहान की फिटनेस भले ही बेकार थी पर वो सभी बच्चों में बहुत तेज दिमाग वाला था। राजेंद्र जी कुछ बोल पाते उससे पहले निर्मला जी बोली, उसे खींचना बंद कर दो, अगर वो अभी हमसे नहीं मिलना चाहता तो उसे खोजना बेकार होगा। उसने कहा है मिशन से आने के बाद वो हमसे मिलने आएगा, मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। वैसे भी मैंने इतने साल इंतजार किया है, 3 साल, और इतना बोल वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई।